वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डॉट 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 गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका कि जिंक जो है Zn वो यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl के साथ क्रिया करेगा तो कौन सी गैस आपकी निकलती है। यहाँ गैस के ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, कौन सी गैस यहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ से Zn और HCl जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनता है आपका ZnCl2। देखिए अब क्रिया संतृप्त नहीं है लेकिन बताया गया आपको ZnCl2 ये आपका बनता है। इसके अलावा क्या बनता है आपका, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अर्थात यहाँ से बोला जाए कि जिंक की जब अपक्रिया HCl से कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के दाने को ही क्यों चुना। जो मेंडल ने अपना परीक्षण किया था उसमें उन्होंने मटर के दाने को चुना था, तो मटर के दाने को क्यों चुना, सामान्य सा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास, भी आसानी से उपलब्ध थे। तो देखो मटर के दाने के अलावा भी दूसरे दाने आसानी से उपलब्ध थे, वो सस्ते थे, तो ये कोई रीज़न नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि भी सस्ते थे। इसमें मुख्य रीज़न आपका वो है क्या, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। जो मटर के दाने हैं उनमें आसानी से देखने योग्य ऐसी विशेषताएँ थीं जो थोड़ी सी विपरीत थी, इसके लिए उन्होंने मटर के दाने को ही चुना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, उनमें विषम दिखने वाले गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है। देखिए निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो संयोजी ऊतक की बात करें तो संयोजी ऊतक से मुख्य रूप से जो आपका एक प्रोटीन है वो क्या नाम होता है उसका, कोलेजन नामक प्रोटीन क्या होता है इनसे निकलता है। जो संयोजी ऊतक होते हैं उनमें कोलेजन नामक एक आपका प्रोटीन उपस्थित होता है। तो इसके बारे में बात करें कि कौन कौन से ऐसे जो ऊतक हैं जो संयोजी हैं, तो देखिए यहाँ से अस्थि आपका एक संयोजी ऊतक है और इसे सबसे कठोर ऊतकों के रूप में रखा गया है। इसको सबसे कठोर संयोजी ऊतक के रूप में कहा गया है। रक्त, तो रक्त के बारे में बात करें तो एक ये तरल, इसके बारे में एक बात है कि ये कैसा है आपका, एकमात्र ऐसा है जो सबसे तरल है। तरल संयोजी ऊतक के रूप में कौन है आपका, रक्त है, रुधिर है, और कठोर के रूप में कौन है आपका, अस्थि है। यहाँ बात करते हैं संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक कौन नहीं है आपका, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका आपका करेक्ट आंसर होगा, तंत्रिका कोशिका कोई संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय चक्र क्या है। तो हृदय चक्र के बारे में बात करते हैं, तो हृदय चक्र क्या है, इन्होंने लिखा है यहाँ पे, एक धड़कन और एक नाड़ी दर। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तंत्रानुसार और एक फुफ्फुसी चक्र, तो ये भी नहीं है। हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र, तो यही आपका सी करेक्ट आंसर है, हृदय की संकुचन और शिथिलन का एक चक्र। इसके बारे में बात करते हैं हम कि रक्त जो है वो पंप किया जाता है। क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, किसके द्वारा, हृदय के द्वारा। हृदय के द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। जो हृदय पंप चक्र है, हृदय रक्त पंप चक्र, इसी को क्या बोला जाता है आपका, हृदय चक्र कहा जाता है। एक चक्र में आपका एक संकुचन होता है और एक क्या होता है आपका, शिथिलीकरण होता है। संकुचन में क्या होता है कि हृदय अपना आकार को छोटा बना लेता है, अर्थात हृदय के अंदर जो रक्त होता है वो सारा रक्त आपका धमनियों के माध्यम से, क्योंकि धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है, तो धमनियों के माध्यम से ये पूरा का पूरा रक्त क्या हो जाता है आपके शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। और जैसे ही आपका ये शिथिलीकरण होता है इसमें हृदय में, तो हृदय क्या ले लेता है, बड़ा आकार ले लेता है। इससे क्या होता है आपका जो अंग होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, उनमें से सारा का सारा रुधिर जो है वो वापस कहाँ आ जाता है आपका, हृदय में आ जाता है। जिस स्राव के माध्यम से आता है, अर्थात अशुद्ध रक्त जो होता है वो स्राव के माध्यम से ट्रेवल करता है, और शुद्ध रक्त जो होता है वो किस में आता है आपका, धमनियों के माध्यम से जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र ही क्या कहलाएगा आपका, हृदय चक्र कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। मतलब किसकी इकाई वो कह रहे हैं, जूल प्रति सेकंड है, जूल प्रति सेकंड है। तो देखिए जूल क्या होता है, तो जूल तो होता है आपका कार्य का मात्रक, सेकंड किसका होता है आपका, समय का मात्रक। तो अब जरा पता करिए कि कार्य बटा समय, जो कार्य बटा समय है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है आपका P अर्थात पावर मतलब शक्ति का। तो शक्ति यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर आपका करेक्ट है। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है। अर्थात दाब को क्या किया गया, यहाँ से स्थिर कर दिया जाता है, दाब नहीं बढ़ाया जाता है, दाब को स्थिर किया गया है। और फिर जब द्रव जो है आपका वो उबलना प्रारंभ करता है, तो देखिए गलनांक क्या होता है,
जिसमें आपका ठोस जो होता है आपका वो द्रव में परिवर्तित होता है, ठोस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित होता है, उसे गलनांक कहते हैं। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण हर टॉपिक में मिल जाता है आपका। उदासीनीकरण जैसे कि अम्ल क्षार की बात करें तो उनमें भी एक उदासीन होता है जो ना तो अम्ल के जैसा व्यवहार करता है ना क्षार के जैसा व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो जिसके पास ना तो नेगेटिव आवेश होता है ना पॉजिटिव आवेश होता है, तो वो भी आपका उदासीन है। क्वथनांक, तो क्वथनांक ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वथनांक ऐसा ताप कहलाता है जो स्थिर दाब पर किसी द्रव को उबलने के लिए कारक होता है। तो क्वथनांक आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर 40 वोल्ट है, मतलब V का वैल्यू जो है कितना है आपका, ये अंक प्रश्न आ गया यहाँ से 40 वोल्ट। इसके अलावा 0.5 कूलाम, 0.5 कूलाम का इसमें क्या है, आवेश प्रेरित करने के लिए जो किया गया कार्य है उसकी गणना करना है। तो कार्य जो आपका विद्युत की में देखा जाए तो यहाँ पे कार्य जो होता है आपका विभवांतर गुणा आवेश, यहाँ सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है आपका विभवांतर गुणा आवेश। यहाँ देखें विभवांतर कितना है आपका 40 वोल्ट, आवेश कितना है 0.5 कूलाम, तो गुणा कर देते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा आपका 20.0, अर्थात कितना आ गया 20 आ गया। 20 क्या आएगा ये, तो इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये कार्य है आपका, क्या ये कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथाइन C2H2, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा। इसका मोलर द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं कि मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो जरा कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है आपका 6, द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 12 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से द्रव्यमान हो जाएगा। दूसरी बारे में बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 1, और द्रव्यमान भी कितना होता है आपका 1, द्रव्यमान भी कितना होता है इसका 1 ही होता है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, C2 अर्थात 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन कितना 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इसका द्रव्यमान है और 2 उसके अणु लिए गए हैं, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 26 यू आपका क्या आएगा करेक्ट आंसर रहेगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए विस्थापन आपका एक दूरी है, विस्थापन क्या है आपका एक प्रकार की दूरी है। इसमें विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी गतिमान वस्तु के प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी आपकी विस्थापन कहलाएगी। तो लंबाई यहाँ मापी जा रही है, तो इसका मात्रक क्या होगा आपका मीटर होगा, क्या होगा मीटर होगा। दूरी ऐसी होती है, दूरी कभी भी आपका ना तो जीरो होती है ना नेगेटिव होती है, लेकिन विस्थापन आपका जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर होगी। देखिए जलवाष्प की मात्रा अधिक है, जलवाष्प की मात्रा अधिक है अर्थात वातावरण में जो वायु है उसमें जल के कण उपस्थित हैं, जल के कण क्या है उसमें उपस्थित हैं। जब जल के कण इसमें उपस्थित हैं तो वायु और अधिक जल वाष्प को लेना पसंद नहीं करेगी अर्थात उसको नहीं ले पाएगी। जो वायु है उसमें जलवाष्प के कण यदि मौजूद हैं, जलवाष्प है उसमें, तो और अधिक जलवाष्प को ग्रहण नहीं कर पाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। वाष्पीकरण की दर कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी अर्थात घट जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी कि वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका वातावरण में वायु है उसमें जलवाष्प उपस्थित है और अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की वायु में क्या नहीं है क्षमता नहीं है, इसलिए वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, मतलब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दिया है कि ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है आपका 16 ग्राम, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है आपका 16 ग्राम। तो यहाँ बता रहा है ओजोन का अणुभार कितना होगा, ओजोन के बारे में बताया, ओजोन का जो भार है द्रव्यमान है वो कितना होगा। देखिए ऑक्सीजन है O होता है, ओजोन कितना होता है O3 होता है। सिंपल है यहाँ पे कि 3 ऑक्सीजन यहाँ पे ओजोन को बनाने के लिए सम्मिलित किए गए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 गुणा 3, कितना आ जाएगा आपका आंसर 48 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्राम प्रति मोल, यहाँ ओजोन का अणुभार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 48 ग्राम प्रति मोल।